हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगूकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट सिंस मोर देन 15 years एट ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज मैं डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग क्या होता है और कौन से पेशेंट में यह इंडिकेटेड होता है, एग्जैक्टली प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट की प्रोसीजर कैसे की जाती है और उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो फर्स्ट, व्हाट इज़ प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट। जैसे आप सुन रहे हैं कि प्री इम्प्लांटेशन यानी कि इम्प्लांटेशन होने के पहले जो भी टेस्ट होता है उसे प्री इम्प्लांटेशन कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपको मैं एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि आईवीएफ की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है और कौन से पेशेंट में हम प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट एडवाइस करते हैं। जनरली प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट इंडिकेटेड होता है जहाँ पे मैटरनल एज ज़्यादा है, यानी कि मोर देन 35 years है, या तो यदि कोई महिला को बार बार प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, यानी कि रिकरेंट या मल्टीपल प्रेगनेंसी लॉस हो रही है, या तो मल्टीपल आईवीएफ साइकिल फेल हो रही है। ऑन एन एवरेज जनरली मोर देन 3 to 4 साइकिल्स अगर आईवीएफ की फेल होती है तो ऐसे पेशेंट में भी हम प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं। दूसरा कि जहाँ पे फैमिली हिस्ट्री है, कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स है या तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स है। सो बहुत लंबी लिस्ट है कि जैसे थैलेसेमिया है, सिकल सेल अनीमिया है। सो एनी डिसऑर्डर जहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से हम टेस्ट कर सकते हैं, जेनेटिक टेस्ट कंफर्म हुआ है कि ये जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ है, या तो इवन क्रोमोसोमल डिलीशन है, ट्रांसलोकेशन है, यह सारे डायग्नोसिस हम प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट में कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहती हूँ कि यह प्रोसीजर कैसे की जाती है। सो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट के पहले आईवीएफ इज़ मस्ट, यानी कि फॉर एग्जांपल पीरियड के 2nd डे से आपको इंजेक्शंस वगैरह स्टार्ट किए जाते हैं। ऑन एन एवरेज 10th या तो 12th डे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोनोग्राफी गाइडेड आपका ओवम पिकअप का प्रोसीजर होता है। या ओवम पिकअप के प्रोसीजर के बाद जो सीमेन प्रिपरेशन होती है, एम्ब्रियोज डेवलप किए जाते हैं, और 5th डे के जो एम्ब्रियोज होते हैं यानी कि ब्लास्टोसिस्ट, कंपलसरी यहाँ पे डे 2 या तो डे 3 के जो एम्ब्रियोज है उसमें से बायोप्सी पॉसिबल नहीं होती है। डे 5 यानी कि ब्लास्टोसिस्ट जो होते हैं उसमें से विद द लेज़र हैचिंग किया जाता है और जो ट्रोफेक्टोडर्म होता है उसको बाहर निकाल के उसको बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। और यहाँ पे जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है आइदर विद द फिश और पीसीआर टेक्नोलॉजी से। वह जो एम्ब्रियो है वह एनुप्लॉइडी है या यूप्लॉइड है, यानी कि यूप्लॉइड यानी कि हेल्दी एम्ब्रियो है, या तो एनुप्लॉइडी यानी कि एबनॉर्मल एम्ब्रियो है, उसमें कोई जेनेटिक या तो क्रोमोसोमल डिफेक्ट वगैरह है। तो यह जानकारी हमें प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट के द्वारा मिलती है। सो फ्रेंड्स, इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह है कि जब भी हमें पता है कि यह जो एम्ब्रियो है यह हेल्दी है यानी कि यूप्लॉइड एम्ब्रियो है, तब आपके सक्सेस मिलने के चांसेस, प्रेगनेंसी में सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, काफ़ी बार हम देखते हैं कि जनरल आईवीएफ प्रोसीजर जो होती है आपकी इक्सी प्रोसीजर, उसमें हम मॉर्फोलॉजिकली एम्ब्रियो का ग्रेडिंग करते हैं और अकॉर्डिंगली जो ग्रेड 1 या तो ग्रेड 2 एम्ब्रियो होता है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे भी चांसेस होते हैं कि मे बी इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी बच्चे की हार्ट बीट कभी नहीं आती है या तो मिसकैरेज हो जाता है। सो यह जो रिस्क है वह प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट से हम कम कर सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट आपके प्रेगनेंसी लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। काफ़ी बार इम्प्लांटेशन फेलियर होता है, यानी कि बच्चा जो यूट्रस में इम्प्लांट होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। तो बिकॉज ऑफ प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट आपके यहाँ पे भी सक्सेस रेट बढ़ जाते हैं।
बार बार इम्प्लांटेशन फेल होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं और ओवरऑल जो है IVF प्रोसीजर के जो सक्सेस रेट है वो भी बढ़ जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक ही चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि यह जो टेस्ट है वो एक्सपर्ट हैंड्स यानी कि जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं वो एकदम एक्सपर्ट होने चाहिए, ताकि जो हेल्दी एम्ब्रियो है या तो जो भी एम्ब्रियो में से बायोप्सी ली जाती है वहाँ पे ज़्यादा डैमेज नहीं होना चाहिए। क्योंकि काफ़ी बार हमारे पेशेंट्स आते हैं कि मैम जो एम्ब्रियो है वो डिफेक्टिव तो नहीं हो जाता है बिकॉज ऑफ द बायोप्सी या तो बिकॉज ऑफ द लेज़र, क्योंकि जो लेमन होते हैं उनके माइंड में काफ़ी बार ऐसी क्वेरी होती है कि लेज़र इज़ हार्मफुल फॉर द बेबी, फॉर द एम्ब्रियो। सो फ्रेंड्स, लेज़र से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन जब भी बायोप्सी ली जाती है तो अंदर से जो टिश्यू लिया जाता है वह समय पे, दूसरा आजू बाजू डैमेज नहीं होना चाहिए, दूसरा इन्फेक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए, ताकि आपके जो भी एम्ब्रियोज़ हैं वह हेल्दी रहे और जो भी उसका आउटकम आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने 5 एम्ब्रियो में से बायोप्सी लिया है और उसमें से 2 एम्ब्रियोज़ यूप्लॉइड यानी कि हेल्दी एम्ब्रियोज़ आते हैं तो उसको ही हम ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन एक बार आपका बायोप्सी होने के बाद जो एम्ब्रियोज़ हैं उसको हम फ्रीजिंग कर देते हैं। ऑन एन एवरेज विदिन 10 to 15 डेज़ आपका जो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट है उसका रिपोर्ट आ जाता है और उसमें जो हेल्दी एम्ब्रियोज़ होते हैं उसी को हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में लेके जाते हैं। और जनरली वे एडवाइज़ सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो पेशेंट्स में हम प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यह सारे एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए और जो डिसएडवांटेज है कि माइनर अगर वहाँ पे कुछ डैमेज या तो इन्फेक्शन हुआ है, होना नहीं चाहिए, या तो यदि हुआ है तो उसकी वजह से आपके जो प्रेगनेंसी के जो रिज़ल्ट है उसमें तकलीफ़ आ सकती है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। Thank you once again.